तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं और एक ऐसी ऐतिहासिक गलतफहमी की तह तक जाएंगे जिसने सदियों से लोगों को उलझा कर रखा है। इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वो ऊपर से दिखता है ना? आज हम पुराने ग्रंथों, अनुवादों और दावों की परतों को हटाकर बिल्कुल असली सच्चाई आपके सामने रखेंगे। तो पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए इस खोजपूर्ण यात्रा के लिए। अब आपने शायद ये आम धारणा सुनी होगी, एक ऐसा मिथक जो बरसों से चला आ रहा है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध सीधे तौर पर इक्ष्वाकु वंश यानी सूर्य वंश से जुड़े थे। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या ये दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरता है, या फिर ये बस सदियों से चली आ रही एक ऐतिहासिक भूज है? सच मानिए, इसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है। ठीक है, तो इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। महान राजवंश के मिथक से लेकर अनुवाद की गलतियों और इतिहास को मिथक से अलग करने तक हम हर एक कड़ी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जहां हम इस महान राजवंश के दावे की असलियत को थोड़ा करीब से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। उनके पूरे जीवन काल के दौरान वहां कोई इक्ष्वाकु वंश मौजूद ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, खुद बुद्ध ने कभी किसी इक्ष्वाकु वंश से होने का दावा नहीं किया। तो ये दावा बाद में गढ़ा गया, जिसका कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जहां हम ये समझेंगे कि आखिर टिपिटक के ओक्काका और इक्ष्वाकु एक ही क्यों नहीं हो सकते। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहां यह है, उस दौर में जो पाली भाषा इस्तेमाल होती थी उसमें क्ष नाम की कोई ध्वनि थी ही नहीं। जी हां, अब जब वो ध्वनि ही मौजूद नहीं थी तो ओक्का का अनुवाद इक्ष्वाकु करना भाषाई रूप से बिल्कुल असंभव है। और भूगोल की बात करें तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। ओक्का का कनेक्शन कपिल वस्तु से है, जबकि इक्ष्वाकु को अयोध्या से जोड़ा जाता है। और ये डॉक्यूमेंट एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ है। इस नए शोध के हाईलाइट किए गए हिस्से को देखिए। यहां साफ लिखा है कि कुछ अनुवादकों ने गलती से ओकाक को इक्ष्वाकु बना दिया। बस इसी एक चूक ने इतिहास की इस बड़ी गलतफहमी को जन्म दिया, जहां दो बिल्कुल अलग अलग इलाकों और राजाओं को आपस में मिला दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सूर्य के रूपक का असली मतलब क्या था। त्रिपिटक और बाकी बौद्ध साहित्यों में बुद्ध को अक्सर सूर्य से जोड़ा गया है, लेकिन इसे खून के रिश्ते या किसी वंशावली से जोड़ना एक भारी गलती है। असल में सूर्य एक मेटाफर था, एक बहुत ही सम्मानजनक उपाधि। ये उन महान विद्वानों और लोगों को दी जाती थी जिन्होंने धम्म के लिए असाधारण काम किया था। इसका किसी ब्लड लाइन से कोई लेना देना नहीं था। और ये वृत्तांत इस बात को कितने शानदार तरीके से दर्शाता है। इत्सिन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में साफ साफ लिखा है कि नागार्जुन, अश्वघोष और वसुबंधु जैसे कमाल के दिमाग वाले विद्वानों को सम्मान देने के लिए सूर्य और चंद्रमा की उपमा दी जाती थी। ये बस आदर का प्रतीक था, ना कि किसी सूर्यवंश का प्रमाण। अब ये एक बहुत ही हैरान करने वाला किस्सा सुनिए। ह्वेनसांग के रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये सूर्यवंशी मिथक असल में भारत के बाहर फारस और खोतान के बीच शुरू हुआ था। हुआ कुछ यूं था कि एक राजकुमारी की प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई कि उस बच्चे के पिता सूर्यदेव हैं, और वही बच्चा आगे चलकर पहला सूर्यवंशी शासक कहलाया जो बौद्ध धर्म मानता था। तो समझ रहे हैं आप, ये शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल कवर अप स्टोरी थी। तो अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर। देखते हैं कि संस्कृत अनुवाद की गलतियों ने इस पूरे कन्फ्यूजन को कैसे और बढ़ा दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। बुद्ध का जीवन काल और ब्रिटिश दौर में हुए इन पाली ग्रंथों के संस्कृत अनुवाद, इनके बीच सैकड़ों सालों का एक बहुत बड़ा फासला है। 12वीं शताब्दी आते आते भारत में संस्कृत बौद्ध साहित्य लगभग गायब हो चुका था। तो जब ब्रिटिश दौर में ये अनुवाद दोबारा शुरू हुए तो उनके पास उस समय के सही संदर्भ थे ही नहीं, जिससे कई बड़ी ऐतिहासिक गलतियां हुई। अब कुछ लोग बुद्ध की वंशावली साबित करने के लिए विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों का हवाला देते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें तो उसमें अंग्रेजों और मुस्लिम शासकों तक का जिक्र मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये ग्रंथ बुद्ध के समय का नहीं, बल्कि उसके बहुत बाद के दौर का है। इसलिए इसे बुद्ध के जीवन का समकालीन ऐतिहासिक स्रोत नहीं माना जा सकता। बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, जहां हम बुद्ध चरित्र को थोड़ा और बारीकी से देखेंगे। यहां थोड़ा डिटेक्टिव माइंड लगाते हैं। अश्वघोष की जो बुद्ध चरित्र है, उसका ओरिजिनल संस्कृत वर्जन तो पूरी तरह से मिला ही नहीं था। 28 में से सिर्फ 14 सर्ग ही भारत में पाए गए,
और सबसे बड़ी बात, इसका पहला सर्ग जिसमें इस इक्ष्वाकु वंश का जिक्र है, वो चीन और तिब्बत में मिले पुराने वर्जन से मैच ही नहीं करता। इसका सीधा मतलब है कि करीब 150 साल पहले इसमें काफी बदलाव किए गए थे। अब इस स्लाइड में जो वास्तव में सबसे दिलचस्प बात है, वो है खुद अनुवादक की अपनी स्वीकृति। अनुवादक सूर्य नारायण चौधरी ने इसकी प्रस्तावना में खुद लिखा है कि उन्होंने गायब श्लोकों को अपने अनुमान और दूसरे अनुवादों को देखकर खुद भरा है। जी हां, उन्होंने खुद ब्लैंक स्पेस भरे थे और यहीं पर इक्ष्वाकु शब्द को बाद के लेखकों द्वारा जोड़ा गया था। और अब हम आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर इतिहास को मिथक से अलग करेंगे। तो फाइनल ऐतिहासिक सच्चाई कुछ ऐसी है। 5वीं शताब्दी तक बुद्ध के संदर्भ में इक्ष्वाकु शब्द कहीं लिखा ही नहीं गया था। उस दौर में ये शब्द ईख यानी गन्ना उगाने वाले किसानों के लिए इस्तेमाल होता था। अब क्योंकि ये किसान बुद्ध के अनुयायी थे, इसलिए बहुत आगे चलकर खास तौर पर मुगल और ब्रिटिश काल में उन्हें इक्ष्वाकु कहा जाने लगा। इसका उन पुरानी पौराणिक वंशावलियों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आइए इस पूरी चर्चा को इस टेबल के जरिए समराइज करते हैं। देखिए, टिपिटेक में जो दावा था वो बस एक अनुवाद की गलती थी। विष्णु पुराण एक बाद का टेक्स्ट है जिसमें ब्रिटिश काल तक का जिक्र है, तो वो समकालीन नहीं है। और बुद्धचरित में वहां तो खुद ट्रांसलेटर ने खाली स्थान भरे थे। तो जब हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ रखते हैं तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल के ही थे। ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास कितना नाजुक हो सकता है ना? सदियों बाद किए गए अनुवाद में एक छोटी सी चूक और उसने पूरी ऐतिहासिक वंशावली को ही बदल कर रख दिया। इसलिए सोर्स मटेरियल को सही संदर्भ में समझना इतना जरूरी है। तो आगे से जब भी आप कोई ऐतिहासिक दावा सुने तो ये जरूर सोचें कि क्या वो सच में इतिहास है या बस अनुवाद की एक गलती। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।